नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक। आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। कहते हैं ना कि कर्म जब घूम करके आता है और आपको अपना असली रंग दिखाता है तो दर्द भी होता है और उफ भी नहीं करने देता। यही हाल पूरे यूरोप का है। ये जो इमेज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये व्हाइट मेंस बर्डन थ्योरी को दिखा रही है। ये श्वेत जाति के भार का एक सिद्धांत, जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि लगभग पूरी दुनिया को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। वही व्हाइट मैन्स बर्डन जिसमें ये कहते थे कि भाई हम श्वेत हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, हम पे तो जिम्मेदारियां हैं पूरी दुनिया को सिविलाइज करने की, ईश्वर से मिलाने के लिए ईश्वर ने हमें ही तो चुना है। आज चुन चुन के ईश्वर इनसे बदला ले रहा है। यूरोप कोलैप्स की कगार पे जा रहा है। ये बात हम सिर्फ यूं ही नहीं स्टेटमेंट दे दिया है। देखिए सारी घटना यहां हुआ क्या है। जिस समय पे यूरोप अपनी ताकत के शिखर पे था, तब एक खबर आई कि भाई ब्रिटेन जो है वो अलग होगा। ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट ईयू से हुआ। और ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद में ही यूरोपियन यूनियन पे सवालिया निशान तो लग गए थे कि भाई आखिर में तुम्हारा अस्तित्व कब तक और कहां तक। लेकिन आज वही ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, उसकी आलोचना यूरोपियन यूनियन ने भी की थी, लेकिन आज वही ब्रिटेन इन्हीं देशों के साथ में खड़ा है और अपनी हैसियत को दिखा रहा है। मतलब बियॉन्ड यूरोपियन यूनियन भी रिलेशन बन रहे हैं। हुआ क्या है इस समय पे, ये इमेज आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। भाई जो कभी बिछड़ने का वादा ही था ना कि भाई हम तो साथ साथ रहेंगे, पूरा जीवन साथ बिताएंगे, जन्मों जन्म का साथ है, लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज ने सारे खेल को यहां पलट दिया है। जब से ये महाशय अपनी कार्य योजनाएं लेकर के आए, ट्रंप ने जब से कहा कि भाई ये युद्ध जो चल रहा है इसको मैं रुकवा के रहूंगा, रशिया को मैं निपट लूंगा, पूरे यूरोप को ये विश्वास था कि जैसा एक इतिहास रहा है लंबा अमेरिका का, वो नेटो के साथ है। नेटो की आत्मा आप अमेरिका को कह सकते हैं। तो और रशिया के ऊपर टेढ़ी जो गिद्ध दृष्टि है, जो शनि की वक्री नजर है, ये वक्र दृष्टि पूरे यूरोपियन देशों की रही है। स्पेशली वेस्टर्न यूरोप तो उसी एक में रहा है कि भाई कल को कहीं अमेरिका का साथ नहीं मिला तो ये हमें बर्बाद ना कर दे। लेकिन जब लड़ाई चल रही है जेलेंस्की से, यूक्रेन से, तो अमेरिका के साथ में पूरा यूरोप ये मान के चल रहा था कि नेटो जो नेशंस हैं वो इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और रशिया के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। लेकिन साहब वो अलास्का की मीटिंग ऐसी थी तो थी क्या? बार बार हम उस पर बात इसलिए करते हैं, कौन सा वो जादू मंत्र जो दिया गया, सारा खेल वक्त जज्बात पलट गए और वहां से शुरू हुई बात। कल जिस टॉपिक पे हमने बात की थी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ। इस रिलीज डॉक्यूमेंट में जो बातें कही गई, तो बस वो वही था कि जो मन के अंदर था, मन का जहर सारा बाहर आ गया। यूरोपियन नेशंस को तो आइडिया भी ना लगा कि भाई तुम इतने बदल जाओगे, इतना परिवर्तन ट्रंप कैसे कर सकते हो। सारी स्ट्रैटेजी जो यहां पे आई, दैट वाज कंप्लीटली अगेंस्ट यूरोप। और यूरोप को ये कहा गया कि रशिया इज नॉट अ रियल विलन, असल विलन तो ये यूरोप के नेशंस हैं, ये यूक्रेन है। अब साहब इसकी कोर कसर जो ट्रंप की तरफ से आनी थी, इसमें अब आता है इनका बेटा जूनियर ट्रंप की एंट्री होती है। जूनियर ट्रंप जब आए और जूनियर ट्रंप ने अबू धाबी में अपने स्टेटमेंट देने शुरू किए, उस स्टेटमेंट के बाद में सारी पॉलिटिक्स हिली पड़ी है ग्लोबल लेवल पे। अब आप कोई कह सकता है कि भैया राष्ट्रपति का बेटा है, कह दिया तो कौन सी बड़ी बात है। ये भैया टेस्टिंग बलून्स होते हैं। जैसे कि एक दो गुब्बारे जब सबसे पहले सिलेंडर पे लगा के फुला के देखते हैं कि गैस उड़ती है कि नहीं उड़ती है, हम गैस उसको लेके जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इनके थ्रू जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो टेस्टिंग बैलून है। ये देखा जा रहा है, वो चाशनी के तार नापने की कोशिश है कि आखिर के अंदर दुनिया में क्या रिस्पॉन्स इसका आता है। और फाइनली अगर यहां से ये वचन निकले हैं, तो आप सोच के चलिए ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इनडायरेक्टली यूएस के ही हैं। तो आखिर में ट्रंप के सुपुत्र जूनियर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया जिससे सारा का सारा मामला इधर का उधर हो गया? क्योंकि अपने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में तो साथ खड़े कर ही चुके हैं, इसके स्टेटमेंट ने सारे ऐसे मामले हुए कि यूक्रेन को लेकर के यूरोप के नेशंस अमेरिका की एब्सेंस में मीटिंग करने बैठ गए, बातचीत करने बैठ गए। स्टेटमेंट देखो क्या क्या लिखा है। वियॉन इसको कवर करता है कैसे, यूएस नॉट इडियट विद चेकबुक। मतलब हम कोई वो मूर्ख नहीं है जो चेकबुक लिए जा रहे हैं। सारे स्टेटमेंट को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस क्या कवर करता है, यूएस में वॉक अवे फ्रॉम द यूक्रेन वॉर सेज डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। मतलब इस यूक्रेन युद्ध से यूएस बाहर जा सकता है। ये यूएस बाहर जाने का मतलब है कि महाभारत में कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह ने कह दिया जी हम चले। अरे हम चले पितामह, आप चले, होगा क्या? पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण कहें
बाय बाय, हम चले, तुलना कृष्ण से नहीं है, तुलना भीष्म पितामह से नहीं है, लेकिन जो यूएस का इस युद्ध में रोल है, सर्वे सर्वा तो यही है, युद्ध करने वाले ये, युद्ध करवाने वाले ये, सब चीजों के अंदर यही है। अब ये बात सुपुत्र कह रहे हैं ट्रंप के, तो क्यों कह रहे हैं? उसके बाद में द गार्डियन इसको कवर करता है, यूएस में एंड सपोर्ट फॉर यूक्रेन वॉर एफर्ट से डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। मतलब मामला ऐसा क्या आ गया कि ट्रंप के बेटे ने कहा कि हमारे पिताजी जो हैं कभी भी बाहर आ सकते हैं युद्ध से और तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया जाएगा। अगली खबर ने और इंटेंसिटी पैदा कर दी। बेटे के स्टेटमेंट का असर यूरोप में क्या होता है, अल जजीरा की यह खबर देखिए। रशिया यूक्रेन वॉर अपडेट्स, E3 टॉक्स इन लंदन प्रोडक्टिव सेज जेलेंस्की। जेलेंस्की कहता है कि लंदन समिट, एक तरह से इसको नाम दिया गया, E3 की जो टॉक्स हुई है, ये E3 क्या बोला है इसके ऊपर बात करूंगा। 3 देश यूरोपियन यूनियन के बैठे, मिले, बात हुई। अब ये 3 देश बैठ गए, जिसमें एक फ्रांस है, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन आ जाते हैं राष्ट्रपति महोदय। दूसरी तरफ जर्मनी एंट्री लेता है, जर्मनी के चांसलर आते हैं, और इसके बाद में तीसरे जो सज्जन है वो किम स्टारमर हैं, यानी यूके के प्रेसिडेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यूके, माफ कीजिएगा, यूके, जर्मनी और फ्रांस, ये 3 देश आके यूक्रेन को साथ लिए खड़े हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि तू डर मत, हम है ना। या फिर ये कहीं एक कलेक्टिविटी का प्रदर्शन भी है कि अमेरिका ना सही, अमेरिका ये ना समझे कि तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। कारण यूरोप की लीडरशिप को अपने हाथ में लेने की चाहत फ्रांस की बहुत पहले से रही है, बहुत पहले से। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इस पूरे यूरोपियन कम्युनिटी में इस स्टेटमेंट के बाद में बड़ी भारी हलचल मच गई। अब उस मची हुई हलचल में जो ये तड़का लगा है जूनियर ट्रंप के स्टेटमेंट का, इसका प्रभाव कहां कहां पड़ा, जरा ध्यान से पढ़ते हैं सर, क्या क्या चीजें आती हैं। 8 और 9 दिसंबर 2025 को व्लादिमीर जेलेंस्की लंदन पहुंचे, जहां यूके पीएम कीर स्टारमर, बात हो चुकी है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की हाई लेवल मीटिंग होती है। सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पे आपको करना चाहिए कि जिस सपोर्ट के लिए, जिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए यूके भी बोल रहा था, यूके के पास में समुद्र से लॉन्चिंग करने की व्यवस्था नहीं है, हवा से वो शायद कर सकता है, तो वो भी डिमांड कर रहे थे, वो देश जर्मनी और फ्रांस एक जगह आके बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब अमेरिका की जमीन यूरोप से या तो खिसक रही है, या अमेरिका यूरोपियन नेशंस को उनकी औकात दिखा रहा है कि भाई तुम देख लो तुम हो कहां पे। अब यहां पे बातें क्या रही होंगी, अनुमान स्वाभाविक है। पहला, ये यूनिटी का सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहते थे कि देख लीजिए हम सब एक हैं, अमेरिका के अभाव में हमें कमजोर ना समझे। कारण यह है कि यूक्रेन को डर कितना है कितना नहीं, बाकी यूरोपियन नेशंस में रशिया को लेके डर भय बरकरार है। उनको लगता है कि अगर ये यूक्रेन की टेरिटरी चली गई, यूक्रेन में कॉम्प्रोमाइज हो गया, जो ट्रंप का पीस प्लान यहां एग्जीक्यूट हो गया, तो भैया ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन रुकने वाला नहीं है और हमारे लिए खतरा हो जाएगा। दूसरी तरफ रूस कहता है कि ये बेबुनियाद बात है, आप नेटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड्स रोक दीजिए, हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और असल बात यह है कि ट्रेड ये पूरा रशिया से करते हैं ये लोग, मतलब पेट्रोलियम वहां से परचेज कर रहे थे, सब चीजें चल रही थी, लेकिन पता नहीं कौन सी दुनिया के नवाब हैं। और दूसरी चीज, अमेरिका के ड्राफ्ट पीस प्लान पे इन्होंने अंदरूनी चर्चा की है। अमेरिका को यह बताने की कोशिश है कि यार देखो, तुम्हारा जो प्रपोजल है ऐसा नहीं है कि फरमान जो है वो जिले लाही ने कह दिया और उसको मान लिया जाएगा, हम उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो साहब, ये जो पीस प्लान ट्रंप महोदय लाए थे, 28 पॉइंट इसमें थे, और इस बात को ये कहा गया था इट्स बैक स्टैबिज, यानी कुल मिला करके बैक स्टैबिंग है, पीठ में छुरा घोंपने की बात है। यूक्रेन के पीठ में छुरा घोंपा ट्रंप ने। यहां पर जिस एग्रेशन के साथ में ट्रंप शुरू हुए थे, कहानी तो पलट गई। जियोपॉलिटिक्स है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, स्पेशली जब वेस्टर्न नेशन हो, वेस्टर्न में भी जब अमेरिका हो और अमेरिका में भी जब ये बैठे हो, तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो यहां पे जेलेंस्की के साथ में चोट हुई। जेलेंस्की को जब 28 पॉइंट के पीस प्लान पढ़े इसने, तो यहां पे टोटल कॉम्प्रोमाइज इसके एंड पे था, इसमें तो कोई मिस्टेक वाली बात ही नहीं है। इसको हम मिसलीडिंग भी नहीं कह सकते। रीजन जो लिखा था 100% इसके अगेंस्ट में लिखा था, क्योंकि वो सारे वादे, वो है ना कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या, तो बातें बना करके बेचारे को इन्होंने रख दिया। यहां पर होता क्या है कि जो 28 पॉइंट वाली जो पीस प्लान था,
उसके एवज में इन्होंने 20 पॉइंट का अपना एक नया प्लान तैयार किया। अब ये जो प्लान है ये शायद थर्सडे को मोस्ट प्रोबेबली जो यूक्रेन है वो अमेरिका को सबमिट करेगा। इन्होंने इसकी जगह 20 पॉइंट निकाल लिए। अब यार जो 20 पॉइंट रखे हैं, 28 में से 20 पॉइंट रखे हैं, तो कौन से हटाए होंगे? ऑब्वियसली वही हटाए होंगे जहां पे कॉम्प्रोमाइज की कंडीशन में यूक्रेन होगा। गलत बात तो नहीं है, जिसमें स्पष्ट रूप से एंटी यूक्रेनियन क्लॉज हटाए गए। पुराना विवाद क्या है? असल में टेंशन तो यही है कि भी जमीन छोड़नी पड़ेगी। यूक्रेन उसके लिए तैयार नहीं है। अब एक समय जब वादा लिया गया था, हाथ में हाथ थामा गया था, तो कहा यह गया था कि तुम्हें तुम्हारी जगह जहां जहां है वो तो सब है ही भाई। 2014 के पहले जो यूक्रेन हुआ करता था इंक्लूडिंग क्रीमिया, वो भी आपको दिलाएंगे। अब ये पीस प्लान में कि भैया क्रीमिया को तो तुम जाओ भूल, वैसे ही लुहानस्क और डोनेटस्क के दो प्रांत ऐसे हैं जहां तक सेना खड़ी है वो तो है ही, लेकिन जो पूरी की पूरी टेरिटरी है यू विल हैव टू सरेंडर इट टू रशिया। तुम्हें ये 100% रशिया को देना पड़ेगा। एज फार एज ज़ैपोरिज़िया एंड खेरसोन आर कंसर्न, इनकी जहां तक बात है, जहां तक सेनाएं खड़ी हैं वो जगह दे दो और फ्री रहो। अब साहब यहां बचा क्या? कितने बड़े एरिया पे रशिया का कब्जा है। इस पीस प्लान को मानने को वो तैयार नहीं। और अभी जो नया पीस प्लान जा रहा है ये टसल क्रिएट करेगा। और उसी के साथ साथ में जो जूनियर ट्रंप के बयान आए उसमें तो साफ कह दिया कि भैया कुछ यहां मिलने वाला तुम्हें तो नहीं है। कारण कि ब्लैंक चेक हमको मत मानो कि एक इडियट विद चेकबुक है। कुल मिला के यूरोप को जो सपोर्ट ट्रंप दे रहे थे, अब वो सपोर्ट कट जाएगा। खुद ने ना कह के अपने बेटे के मुंह से इन बातों को कहलवा दिया। आप इसे अमेरिका का इनडायरेक्टली ऑफिशियल स्टेटमेंट समझिए। और जिस समय पे, क्योंकि जो न्यू सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है एनएसएस, उस एनएसएस में पूरा फोकस अब राष्ट्र की तरफ है, तो ये अपनी फंडिंग्स को कंट्रोल करेंगे। और जिस समय पे अमेरिका नेटो से बाहर होगा, तो जैसे उसे एक जिन के होता था कि एक राजा आया है या फिर एक कोई तांत्रिक है, उसकी आत्मा एक तोते में बसती है, तो नेटो की आत्मा इस तोते में बसती है। यूएस एक तोता है, तो अगर ये साइड में गया, नेटो का काम यहां पे खत्म हो जाएगा। अब साहब यहां पे जो महोदय थे, इनकी बातों में दो गहरे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यह है, जब इन्होंने कह दिया यूएस में वॉक अवे फ्रॉम यूक्रेन वॉर, अब कोई बेवकूफ चेकबुक नहीं, यानी यूएस हमेशा पैसा ही देता रहे और बाकी दुनिया बिना जवाबदेही के फायदे उठाए, ये मॉडल अब नहीं चलेगा। कुल मिलाकर के आपने अगर नाम सुना हो, जो एक मूवमेंट चला था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब वो ग्रेट रिग्रेट में कन्वर्ट हो गया दुर्भाग्य से। इसी मुद्दे के ऊपर आपको पता होगा कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की भी ठनी थी, और इसी मागा का सपोर्टर जो है वो जूनियर ट्रंप है। तो इनकी ये क्लियर कट है कि भाई हमारा पैसा हमारे देश का, हमारे पैसे से दुनिया खुद को राजा ही घोषित कर ले और हमें हमेशा के लिए सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेशन टूल बना ले, वो अब नहीं चलेगा। इस बात से क्लियर कट मैसेज यूरोप को चला गया, कड़ा मैसेज चला गया। रही सही में यूक्रेन की आलोचना कर दी। यूक्रेन को फटकार ऑलरेडी अमेरिका से कई बार पड़ चुकी है, लेकिन यहां जो बातें कही गई वो ये है, यूक्रेन को ज्यादा करप्ट कहा। इन्होंने कहा कि यूक्रेन इज मोर करप्ट देन रशिया। तो ऐसे बड़े स्टेटमेंट जिसको लेकर के आप बीते लंबे टाइम से फाइट कर रहे हो, भारत, चीन, ब्राजील, बाकी देशों के ऊपर आप टैरिफ पे टैरिफ लगाते हो, अब मामला वक्त जज्बात सब पलट गए। इंडिया के लिए तो खैर चीजें बदलने ही वाली हैं। तो इस स्टेटमेंट का बहुत गहरा प्रभाव तो रह करके अल्टीमेटली समझ में ही आता है कि रशिया की पॉलिसी से ट्रंप इन्फ्लुएंस हुए, या दोनों की टसल में एक ऐसा पीक पॉइंट आ गया जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, कि यूएस उस सैचुरेशन पॉइंट पे पहले पहुंच गया और अब अपने पॉइंट से, अपने जो स्टैंड से वो डेविएट कर रहा है। इसे हार और जीत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाना चाहिए। कारण क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज में टाइम के अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट के हक में परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये और किसी को लाभ होगा नहीं होगा, मेरे देश हिंदुस्तान को इसका लाभ निश्चित है। लाभ यूं है क्योंकि भारत को रशिया चाहिए ही चाहिए। इन दोनों का सेटलमेंट होगा तो इससे तनाव कम होगा। इससे तनाव में अगर सेटलमेंट है, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट में जाएगा? चाइना के अगेंस्ट में, और भारत भी चाइना को बैलेंस करना चाहता है। तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है कि अगर इनमें किसी भी लेवल पे पॉजिटिविटी आती है,
पूरी तरह से दोस्ती हो जाए संभव नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी का लाभ तो इंडिया को मिलेगा। आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स ओपन है। इनके साथ में हुआ जो हुआ उसके बारे में तो अब ये भी बेचारे बोल रहे हैं ठीक है यार, हमारी तो दोस्ती भी अच्छी नहीं तो दुश्मनी भी अच्छी नहीं। खैर साहब, अब यहां पे जो E3 की हम बात कर रहे थे, मैं फोकस करना चाहूंगा इस पे, आप ध्यान दें विशेष रूप से, क्योंकि बदलते जियोपॉलिटिक्स के यही मायने होते हैं कि हम घटनाओं को होने से पहले उसका अनुमान लगाएं, अंदेशा लगाएं, फैक्ट्स को समझें। यहां पर जर्मनी, यूके, यूक्रेन एंड फ्रांस, इन चारों देशों के अंदर से अगर आप इसे यहां पे इग्नोर भी करें तो साहब ये तीन वो बड़े देश हैं जो नेटो के मेजर हैं यूएस के बाद में, बिकॉज यूएस का 66% के कंट्रीब्यूशन के बाद में 6% के साथ में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जर्मनी का है, लगभग 5-5.25% के ऊपर फ्रांस है और 2-2.5% का शेयर इसका भी है। देश बड़े हैं, न्यूक्लियर पावर से भी संपन्न है इनमें से कुछ देश। तो कुल मिलाकर के इन देश जब बैठे और इनको जो टर्म दिया गया E3, ध्यान से समझना सर, इस E3 पे फोकस क्यों दे रहा हूं? यूरोप के 3 नेशन और इनमें सबसे विशेष हो जाता है कौन? किम स्टारमर का होना, ब्रिटेन का होना। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद में, या ब्रेग्जिट से पहले समझिए, ब्रेग्जिट से पहले EU के 3 देश मेजर नेशन कौन से साहब जो चल रहे थे ब्रेग्जिट से पहले, ये E3 के रूप में काउंट होते थे। लेकिन जब ब्रेग्जिट हो गया था उसके बाद में यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली को EU3 के नाम से जान रहे थे। समझ रहे हैं आप? यानी ब्रेग्जिट जब हो गया था तो EU3 या E3 के नाम से ब्रिटेन की जगह किस देश को शामिल कर रहे थे? इटली को। और ब्रिटेन को इग्नोरेंस, क्योंकि जब आप ग्रुप छोड़ के चले गए तो आपको हम तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन आज वहां पे इटली की जगह एक नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर ब्रिटेन का होना और उसे E3 में शामिल करना क्या एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत नहीं है? क्या यूरोप अपनी नई परिभाषाएं नहीं गढ़ रहा? क्या यहां पे यूरोपियन यूनियन का जो महत्व है या जो इंपॉर्टेंस है वो कमजोर होता या नए फ्रेमवर्क का डेवलप होता हुआ नजर नहीं आ रहा? इसलिए इस E3 को ध्यान में रखिएगा, भविष्य में ये कुछ बड़े रोल या बड़ी भूमिका में आपको दिख सकता है। कुल मिला करके रशिया विनिंग एज पे है और जो इसका जो चक्रव्यूह इसने बनाया उस चक्रव्यूह के अंदर यूरोप लपेटे में आ गया है और उसकी आग से बचने के लिए यूएस ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। बाकी जो है विश्लेषण क्या और होगा, जूनियर ट्रंप की बात हम ले चुके हैं, सीक्रेट मीटिंग की बात हम बता चुके हैं, जो मीटिंग उन सबकी हुई है। तो क्या आपको लगता है इस परिस्थिति में अब रशिया के साथ में क्या होने वाला है? क्या रशिया यूक्रेन का हिस्सा ले लेगा? और यूक्रेन का वो हिस्सा यदि ले लेगा तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच के समीकरणों का क्या होगा? भारत के लिए हर स्थिति में बेनिफिशियल है। अगर ये दोनों के बीच में विवाद बढ़ता है तब भी भारत का बेनिफिट है, कारण क्योंकि अमेरिका अपने स्टैंड से डेविएट हो चुका है और अगर जो अमेरिका चाहता है वो हो जाता है तब भी यहां पे भारत के लिए तो सकारात्मक खबर रहेगी। हमारे लिए सकारात्मक है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ राष्ट्र हित के होते हैं। भारत मेरा राष्ट्र है, इसका भला यदि हो रहा है ये बेस्ट है। ठीक है, यहां पे मैकियावेली को याद कर लेना ज्यादा बेहतर होगा, पॉलिटिकल साइंस वाले समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। वीडियो कैसा लगा आशीर्वाद जरूर कमेंट्स में दे दीजिएगा। तो फिर मुलाकात किसी और वीडियो में। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।